अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड मीडिया। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो नज़र से गुजरी जिसमें एक मोहतरमा फसाहत और बलागत के जौहर बखेरते हुए अमरीकी निज़ाम अदलिया की तारीफ़ व तौसीब में रत्ब निसा थी। माजी करीब की मिसालों से हम पाकिस्तानियों को ये बावर करवा रही थी कि निज़ाम अदल अगर हो तो अमरीका जैसा, वरना ना हो। अमेरिका में मामूली जुर्म करने पर जजेस को गिरफ्तार किया जाता है, पाबंद सलासल किया जाता है, चाहे कि जज कितना ही बारसूख क्यों ना हो, उसे ना सिर्फ जुर्म की सज़ा मिलती है बल्कि निशाने इबरत भी बनाया जाता है। और मोहतरमा के मुताबिक कमाल ये है कि इस पर अमरीकी अदलिया के बाकी जज सदाए एहतजाज भी बुलंद नहीं करते और ना ही मुजरिम जज के दिफा में सामने आते हैं। बात यहाँ तक रहती तो ठीक है कि दुनिया के किसी मुल्क में अगर कोई अच्छा काम करता है तो इसकी तारीफ करने में कोई हर्ज नहीं। जब इस जज को अदालत से घसीट कर ले जाया जा रहा था तब अमेरिका के किसी जज ने ये नहीं बोला कि ये अमेरिका के निज़ाम इंसाफ पर हमला है। अगर अमरीकी अदलिया आसान अंदाज में काम कर रही है तो इसकी तारीफ भी की जा सकती है। अगर अमरीका में आइन और कानून की हुक्मरानी है तो इसकी बड़ाई बयान करने में भी कोई हर्ज नहीं। मगर वीडियो बनाने का सबब यह बना कि नौजवान सहाफ़ी, एंकर और माजी की मारूफ टिक टॉकर मारिया जदून साहिबा का अंदाज तंज पर मबनी था और वो पाकिस्तान और अमेरिका का तकाबुल करते हुए अमेरिका के मुकाबले में पाकिस्तानी निज़ाम अदल को तज़हीक का निशाना बना रही थी। I felt like his personal sex slave. He left first and got me an Uber ride and gave me $100. इस वाक़े ने फ्लोरिडा के अदालती निज़ाम को हिलाकर रख दिया। तब फ्लोरिडा के जज और वकला चाहते तो शायद एहतजाज वगैरह करके अपने साथी जज को बचाने की कोशिश कर सकते थे, मगर यकीन कीजिए एक करप्ट जज की हिमायत में कोई एक आवाज तक ना निकली। बात यहां तक भी शायद काबिल बर्दाश्त होती, मगर जब मारिया जदून साहिबा ने अमेरिका और मगरबी दुनिया के लिए मुहज़्ज़ब लफ्ज़ इस्तेमाल किया और अपनी वीडियो बनाने का मकसद ये बताया कि देखो वो लोग कितने मुहज़्ज़ब हैं जहां कोई मुकद्दस गाय नहीं, तो सब्र का पैमाना जवाब दे गया। अमेरिकी न्यूयॉर्क स्टेट के रोचेस्टर कोर्ट की जज लेटिसिया एस्टेसियो को फकत एक मामूली सी गलती पर ना सिर्फ बरतरफ कर दिया गया बल्कि 180 दिन जेल की सजा भी सुना दी गई। लेकिन हाय अफसोस के इस मोहतरम जज की तौहीन पर भी अमेरिका में एक जरा सी मामूली सी भी आवाज ना उठ सकी। यानी हम लोग मारिया की नज़र में उजड़, गंवार और गैर मुहज़्ज़ब हैं और इनकी नज़र में मुहज़्ज़ब दुनिया और मुहज़्ज़ब माशरे के क़याम का पैमाना अमरीका है। अमेरिकी न्यूयॉर्क स्टेट के रोचेस्टर कोर्ट की जज लेटिसिया एस्टेसियो को फकत एक मामूली सी गलती पर ना सिर्फ बरतरफ कर दिया गया बल्कि 180 दिन जेल की सजा भी सुना दी गई। लेकिन हाय अफसोस के इस मोहतरम जज की तौहीन पर भी अमेरिका में एक जरा सी मामूली सी भी आवाज ना उठ सकी। तो चलिए मारिया जदून की आइडियल मुहज़्ज़ब दुनिया अमेरिका के निज़ाम अदल व इंसाफ की तारीख पर ही बात कर लेते हैं ताकि पाकिस्तानियों को भी मालूम हो सके कि अमेरिका कितना मुहज़्ज़ब है। देसी लिबरल, सेकुलर और मारिया जदून जैसे हमारे कुछ नौजवान सहाफ़ी नमा मुहक्किक अक्सर तहकीर आमेज़ अंदाज में कहते हैं कि जब बर्रे सग़ीर में मुग़ल फरमा रवा ऐशो इशरत में डूबे थे उस वक़्त अमरीकी जंग आज़ादी के बाद थॉमस जेफरसन और जेम्स मैडिसन जैसे अजीम रहनुमाओं की निगरानी में अमरीकी आइन मुरतब कर रहे थे। बिल ऑफ राइट्स का ड्राफ्ट तैयार हो रहा था। फ्रांस के अजीम फ़लसफ़ी मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी सेपरेशन ऑफ पावर को बुनियाद बनाकर अदलिया को मुकम्मल आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी फराहम कर रहे थे और इसीलिए आज अमरीका दुनिया की अजीम कुव्वत और मुहज़्ज़ब कौम है। अमरीकी साम्राज्य नवाज लिबरल्स के इस दावे की हकीकत जानने के लिए अगर नाम निहाद मुहज़्ज़ब कौम की मुहज़्ज़ब अदलिया की तारीख़ पर नज़र डालें तो इसकी हकीकत अय्यां हो जाती है। साल था 1857। जी हाँ, वही साल जब बर्रे सग़ीर के गयूर मुसलमान वतन अजीज़ को अंग्रेज़ साम्राज्य के कब्ज़े से छुड़वाने के लिए जिहाद कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ अमरीका में ड्रेड स्कॉट वर्सेस सैनफोर्ड केस में अमरीकी अदलिया तारीख़ इंसानी का शर्मनाक फ़ैसला तहरीर कर रही थी। उस केस में यह फ़ैसला सुनाया गया कि स्याह फाम अमरीकी चाहे वो ग़ुलाम हो या आज़ाद, उन्हें किसी सूरत अमरीकी शहरी तस्लीम नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसलिए कि इनकी रंगत स्याह है।
इस फैसले की रूह से इनके बुनियादी इंसानी हकूक भी छीन लिए गए। ये नस्ली इम्तियाज की बिना पर किया गया तारीख का बदतरीन फैसला था। मारिया जदून की नज़र में आज़ादी और मसावत के अलमबरदार मुआशरे अमरीका में एक जज ऐसे भी गुजरे हैं जो शदीद नस्ल परस्त थे और स्याह फाम और यहूदियों से महज इनके मजहब और नस्ल की बुनियाद पर दुश्मनी और तासुब रखते थे। जब अमरीकी सदर वुडरो विल्सन के दौर में अमरीकी तारीख के पहले यहूदी को बतौर जज तैनात किया गया तो जस्टिस जेम्स क्लार्क वो अमरीकी जज थे जिन्होंने 3 साल तक इस यहूदी जज से बात तक न की। ये सालाना डिनर में सिर्फ इसलिए शिरकत नहीं करते थे कि यहाँ वो यहूदी जज जस्टिस लुइस भी मौजूद होगा। ये अमरीकी जज ख्वातीन के बारे में भी नाजेबा बातें किया करते थे और इनकी जिनसी शनाख्त के बारे में नाजेबा बयानात दिया करते थे। मारिया जदून साहिबा ज़रा देख लीजिएगा, ये सब कुछ उस वक़्त भी अमरीकी कांग्रेस, अमरीकी सदर और अमरीकी प्रेस को मालूम था, मगर इसके बावजूद कभी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि ये दहाइयों तक अपने मनसब पर फायज रहे और मुकर्ररा वक्त पर ओहदे से रिटायर हुए। एक तरफ अमेरिका में 20वीं सदी तक भी ये हाल था और दूसरी तरफ सैकड़ों बरस पहले सल्तनत उंदलस, खिलाफत उस्मानिया, खिलाफत अब्बासिया में यूरोप से धुतकारे गए हजारों लाखों यहूदी सुख और चैन से ज़िंदगी बसर कर रहे थे, जहां उन्हें जान, माल, इज्जत, आबरू सभी का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। नाजरीन, साल था 1918 जब अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने 9 उम्र बच्चों से फैक्ट्री और मिलों में मजदूरी लेने के खिलाफ कानून बनाने से इनकार कर दिया और अमरीकी कांग्रेस को इस ज़िमन में कार्रवाई करने से भी रोक दिया। ये केस तारीख में हैमर वर्सेस डेगनहार्ट के नाम से मशहूर हुआ और ये अमरीकी अदलिया के चेहरे पर स्याह धब्बा है। बच्चों से जबरी मजदूरी तो आज भी हमारे लिबरल और सेकुलर अपने घरों में मुहज़्ज़ब अमरीकियों की तकलीद में करते रहते हैं, लेते रहते हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि जिस अमरीकी अदलिया के किस्से मारिया जदून फ़ख्र से बयान करती हैं, इसी अमरीकी अदलिया ने एक मासूम और बेगुनाह बच्चे को भी सज़ाए मौत दे दी थी। साल था 1944 जब अमरीकी रियासत जनूबी कैरोलिना में एक 14 साला गरीब स्याह फाम बच्चे जॉर्ज टेनी को 2 सफ़ेद फाम बच्चियों के कत्ल के झूठे इल्ज़ाम बल्कि शुबे के तहत सज़ाए मौत सुनाई गई। किस्सा कुछ यूं था कि 2 छोटी सफ़ेद फाम बच्चियां फूलों से खेल रही थी जब यह गरीब अफ्रीकी नज़ाद बच्चा अपनी छोटी बहन के साथ वहां से गुजरा। बच्चे तो हर किस्म के नस्ली तअस्सुबात से पाक होते हैं, इसीलिए जज ने इन सफ़ेद फाम बच्चियों से 2 मिनट बात कर ली और आगे बढ़ गया। इसके कुछ देर बाद वो बच्चियां पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाई जाती हैं और इनके कत्ल के जुर्म में इस बच्चे को सिर्फ इस बिना पर गिरफ्तार कर लिया जाता है कि उसने रुक कर उनसे बात की थी। बच्चे को माँ बाप से मिलने की एक बार भी इजाज़त नहीं दी जाती। नस्ल परस्तों के हमले के डर से इसके घर वाले और स्याह फाम आबादी नकले मकानी पर मजबूर हो जाती है। हालात सख्त कशीदा होते हैं। ऐसे में केस जिस अदालत में पेश होता है इसके तमाम जज सफ़ेद फाम होते हैं। बच्चे को फराहम किए जाने वाला वकील भी सफ़ेद फाम था जिसने बच्चे को बचाने की ज़रा बराबर कोशिश नहीं की। केस की तफ्तीश करने वाला पुलिस एहलकार भी सफ़ेद फाम था जिसने बयान दिया कि बच्चा एक बाले जुर्म कर चुका है, जिसके बाद सिर्फ 1 दिन की कानूनी कार्रवाई हुई। ज्यूरी ने सिर्फ 10 मिनट गौर करने के बाद इस मासूम बच्चे को सजाए मौत देने का फैसला किया। जिस जज ने मौत का परवाना लिखा इसका नाम था जज फिलिप एच स्टॉल। इसके बाद वो दिन आ पहुंचा जब अमरीकी इंसाफ का कत्ल हुआ और मासूम बच्चे को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा दिया गया। कुर्सी इसके जिस्म के लिहाज से बहुत बड़ी थी और सर मतलूबा मकाम तक नहीं पहुंच रहा था। इसके बाइस इसे बाइबल के ऊपर बैठाया गया और कुर्सी में 2400 वाट का करंट छोड़ दिया गया। मासूम बच्चे की हल्की सी चीख नुमा सिसकी उभरी, जिस्म अकड़ा और गर्दन एक तरफ को ढलक गई। यह केस हर लिहाज से झूठा, गलत, जुल्म और नाइंसाफी पर मबनी था। इस मुकदमे का कोई एक चशमदीद गवाह मौजूद नहीं था। आला कत्ल बरामद नहीं हुआ। गर्ज ये मुकदमा हर तरह से नफरत पर मबनी था। इसलिए जॉर्ज के कत्ल के 75 बरस बाद इस मुकदमे की दोबारा पैरवी हुई और समाअत करने वाली जज ने तहरीर किया कि जॉर्ज के साथ ज्यादती हुई। इस केस में भयानक गलतियां की गईं, मुनसिफाना ट्रायल नहीं हुआ, इसीलिए इस फैसले को कालअदम करार दिया जाता है। कुर्बान जाइए ऐसे मुहज़्ज़ब माशरे पर
جس کی عدلیہ نے اس وقت انصاف کیا جب جارج کو قتل ہوئے 75 برس بیت چکے تھے۔ ناظرین، کہنے کو بہت کچھ ہے، مگر طوالت کے ڈر سے اس امید پر بات کا اختتام کرتا ہوں کہ ماریا جدون کو امریکہ کے مشہور نسلی تفریق کے قوانین جیم کرو لاز کے بارے میں بھی علم نہیں ہوگا، جو 19ویں صدی سے لے کر ماضی قریب تک یعنی 1965 تک نافذ العمل رہے۔ اس پر انشاءاللہ جلد تفصیلی بات کریں گے۔ ہمیں یہ بھی گمان ہے کہ ماریا جدون کو علم نہیں ہوگا کہ افریقی نژاد امریکی شہریوں کی کس طرح موب لنچنگ کی جاتی رہی اور عدلیہ خاموش رہی۔ ایک دو یا سینکڑوں نہیں، 4000 سے زیادہ سیاہ فام باشندوں کی 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں موب لنچنگ کی گئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فاضل اینکر صاحبہ یہ استدلال پیش کریں کہ یہ پہلے کی باتیں ہیں، معاشروں کے ارتقاء کا سفر جاری رہتا ہے، اب ایسا نہیں ہے۔ بالفرض اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو ہماری بہن، اس قوم اور امت کی بیٹی عافیہ صدیقی کو کس طرح امریکی درندوں نے اغوا کیا، امریکہ پہنچایا، اور بجائے اس کے کہ امریکی عدلیہ CIA اہلکاروں کو اغوا کے جرم میں سزا دیتی، اس نے عافیہ صدیقی کو جھوٹے اور بے سر و پا مقدمے میں 86 سال قید کی سزا سنائی۔ ان پر مضحکہ خیز الزامات لگائے گئے، جسے انسانی حقوق اور قانون و انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے والی بین الاقوامی تنظیمیں مسترد کر چکی ہیں۔ دوران حراست عافیہ صدیقی کو بدترین ذہنی، جسمانی اور جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہماری بہن آج بھی امریکی جیل میں ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہے۔ حال ہی میں سیف اللہ پراچا کو 19 سال بعد گوانتانامو بے کے کیمپ سے رہا کیا گیا۔ 2 دہائیوں تک ان پر کوئی مقدمہ ہی قائم نہیں کیا گیا۔ کوئی قانونی کارروائی نہ ہونے کے باوجود یہ سالوں جیل میں رہے، مگر امریکی عدلیہ نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ ان کے بیٹے کو جھوٹے الزامات کی بنا پر 17 برس جیل میں گزارنے پڑے، مگر امریکی عدلیہ نے انصاف فراہم نہیں کیا۔ BBC اردو کے مطابق امریکی عدلیہ کے اعداد و شمار کے مطابق سن 1999 سے ڈیٹا جمع کیے جانے کے بعد سے اب تک 2784 لوگوں کی سزائیں غلط ثابت ہو چکی ہیں۔ ان میں سے نصف سے زیادہ مقدمات استغاثہ یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بدعنوانی سے متاثر ہوئے۔ تقریباً 50% سزا یافتہ ملزمان افریقی نژاد امریکی شہری تھے اور وہ بعد میں بے قصور ثابت ہوئے۔ اعداد و شمار کے مطابق سیاہ فام لوگوں کو سفید فام افراد کے برعکس غلط سزائیں ملنے کا امکان 7 گنا زیادہ ہے، 700%۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ میں نسل پرستی کی جڑیں آج بھی کتنی مضبوط ہیں، اور امریکی عدلیہ کے فیصلوں کی وجہ سے نہ صرف امریکہ میں نظام انصاف تباہ ہو چکا ہے، بلکہ دنیا بھر کے مظلوم لوگ بھی امریکی عدلیہ کے متعصبانہ فیصلوں کی وجہ سے اذیت سے دوچار ہیں۔ جبکہ پاکستان جیسے ممالک میں امریکی سامراج کا سافٹ امیج باقاعدہ پلاننگ کے تحت عوام کے دلوں میں راسخ کیا جاتا ہے کہ عوام کے دل و دماغ میں امریکی عظمت راسخ ہو جائے اور اپنی قومی شناخت بے معنی لگنے لگے۔ مسائل پاکستان میں بھی ہیں، یہاں بھی عدلیہ کی کارکردگی تسلی بخش نہیں، مگر یہ انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں جو آج بھی ہم پر لاگو ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ فرنگی قوانین غیر مہذب ہیں، مگر اس کی آڑ میں ماریا جدون آپ پوری قوم کو غیر مہذب نہیں کہہ سکتی۔ اپنے افکار پر دوبارہ غور کیجئے۔ اس کا مقصد نہ صرف عوام الناس کو امریکی فرعونیت سے آگاہ کرنا ہے، بلکہ آپ کو امریکی سامراج کے گھنونے کردار کی حقیقت جاننے کی دعوت دینا بھی ہے۔ ایسا سامراج جس کو تقویت دینے میں امریکی عدلیہ نے کلیدی کردار ادا کیا اور آج بھی کر رہی ہے۔ ماریا جدون، تحقیق کیجئے۔